अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। तो इसके अंदर हमने देखना है कि हम किसी मॉलिक्यूल को उसके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के ज़रिए किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि फ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है वो होता क्या है। जैसे मॉलिक्यूल को उसके स्मॉल पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करना, इस चीज़ को हम मॉलिक्यूल की फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में जो डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेंगे उनकी स्टडी हम करेंगे और उसके बाद हमें मॉलिक्यूल जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। इस चीज़ को हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। तो ये किस तरीके से की जाती है ये हमें पता है कि हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो है हम मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट करते हैं, उसके डिफरेंट जो है ना फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके रिज़ल्ट में हम मॉलिक्यूल के जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनको एनालाइज़ करते हैं और इससे हम मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हमने करना क्या होता है, हमने पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जैसे ही अपना सैंपल लेके जाते हैं, हमने सबसे पहले अपने सैंपल जो है उसकी वाइपराइजेशन करवानी होती है। मीन सैंपल जो है उसको आप गैशियस फॉर्म में जो है वो लेकर आते हैं। और सेकंड स्टेप जो है वो आयोनाइजेशन का होता है। आयोनाइजेशन मोस्टली जिस मेथड से की जाती है वो है इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट मेथड या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड भी उसे कहते हैं। तो उस मेथड के अंदर हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपने न्यूट्रल सैंपल के मॉलिक्यूल को। उसके रिज़ल्ट में हमारे मॉलिक्यूल में से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट कर जाता है, मतलब उसका कोई ना कोई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारा मॉलिक्यूल जो है वो कैटाइन में चेंज हो जाता है, मतलब वो एक आयन बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अब सबसे पहले एक पीक तो उस मॉलिक्यूलर आयन की भी आती है, लेकिन हमने जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की थी फॉर द जो है ना आयोनाइजेशन, तो वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी थी। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ जो है ना 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड में इसको आलमोस्ट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की है। तो क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको दी है, तो इसके रिज़ल्ट में सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, बल्कि साथ साथ ये होगा कि जो मॉलिक्यूलर आयन बने हैं वो भी अब अनस्टेबल होंगे उनके, क्योंकि मज़ीद उनको एनर्जी मिली है। उनको सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिला, बल्कि उनको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली है। तो उसके रिज़ल्ट में उनकी आयोनाइजेशन होने के साथ साथ उनकी फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आपके बॉन्ड होंगे, जैसे सबसे वीक बॉन्ड जो है वो सबसे पहले टूट जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास इनकी ब्रेकिंग से डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेंगे और उन फ्रेगमेंट की हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें पीक्स आएंगी। तो इसके रिज़ल्ट में हमारा जो एक स्पेक्ट्रम बनेगा उस पर डिफरेंट पॉइंट पे पीक्स होंगी और वो पीक्स इन्हीं फ्रेगमेंट की वजह से होगी। एक तो हमारी पीक होगी वो आयन की वजह से, जो हमारा सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन बना है। बाकी पीक होंगी कि हमारा जो मॉलिक्यूलर आयन है, हमारा जो मेन मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट के अंदर ब्रेक हुआ है और उनकी वजह से कुछ पीक्स आई हैं। तो ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट की पीक्स आई हैं इनको हम एनालाइज करके अपनी मॉलिक्यूल जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने यही चीज़ स्टडी करनी है कि हम किस तरह फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को देख के अपने मॉलिक्यूल जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही बात है दोबारा से भी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जब भी हम मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई निकल जाता है। ठीक है, मतलब हमारे मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो जाती है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है। जैसे हम अपनी बुक की एग्जांपल में देखें तो हमें जो गिवन मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो एन पेंटेन दिया हुआ है और उसके अंदर जो है आप देखें तो 5 कार्बन है और हमारे पास जो है इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। इसमें तकरीबन जो है 12 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। 5 कार्बन है और इसी तरह हमारे पास जो है वो 12 हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब इन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड भी हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, लोन पेयर मौजूद है, तो इन सिग्मा बॉन्ड में से, पाई बॉन्ड में से या जो आपका लोन पेयर होता है, इनमें से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर जाता है। जैसे ही हम अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे आप अपनी गिवन एग्जांपल में देखें तो हमने एन पेंटेन लिया हुआ है, ये हमारे पास एन पेंटेन का स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर जब भी हमने हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बम्बार्ड करवाई है, तो ये इतने सारे जो बॉन्ड इसके बने हुए हैं, जैसे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं हमारे पास, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बने हुए और
हमें पता है सिग्मा बॉन्ड या किस तरह से बनता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कि एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड होते हैं, तो यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। इन इतने सारे बॉन्ड में से ये किसी न किसी एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवा के लेके जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करवाई है हमने, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा इनटू द आइन, मीन पॉजिटिव आइन, और कैटाइन बनेगा। और क्योंकि सिर्फ इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करवाया है, और हमें पता है कि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे ना कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है कोवलेंट बॉन्ड है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव करवाया है। जो आपने इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर बम्बार्ड करवाई है वो सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके गई है, तो एक इलेक्ट्रॉन पीछे बच गया है, तो इसलिए वो एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में जो है वो बच जाता है। तो हमारा जो आइन बनता है वो कैटाइन भी होता है और उसके पास एक रेडिकल भी होता है, इसलिए हम उसे कैटाइनिक रेडिकल भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूल जो है वो आइन के अंदर चेंज हो गया है, और इसको हम मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं। जैसे एन पेंटेन था, तो इसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर आइन बना है उसका मैस जो है 72 है, बिल्कुल मैस उसका सेम ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से एन पेंटेन के मैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये कैटाइन बना है। अब हमारे पास ना ये बात याद रखनी है कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो सिर्फ कैटाइन को डिटेक्ट करेगा, आपके ऐसे आइन को डिटेक्ट करेगा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक मॉलिक्यूलर आइन मतलब ये एक कैटाइन है, तो सबसे पहले मैस स्पेक्ट्रोमीटर का डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा, और इसकी मैस जो है वो 72 है, चार्ज इसके ऊपर +1 है, और मैस टू चार्ज रेशो अगर आप निकालें तो वही 72 आती है। तो आपकी सबसे पहली पीक जो है वो 72 पे इसी की आएगी, ये मॉलिक्यूलर आइन जो है ये इसकी पीक आएगी। इसके अलावा भी हमारे पास एक स्मॉल पीक जो है वो अपीयर होती है 73 पे भी, और वो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये आइसोटोपिक पीक होती हैं कि कोई ना कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल होगा एन पेंटेन का जिसमें कार्बन जो है वो कार्बन 12 के बजाय कार्बन 13 की फॉर्म में मौजूद होगी, तो वहाँ पे इसका मैस जो है वो 72 के बजाय 73 निकल के आएगा। तो ये M+1 पीक भी हम इसे कहते हैं, और ये आइसोटोपिक पीक होती है। इसी तरह आपकी पीक इस तरह की भी हो सकती है कि M-1 पीक है, मतलब आपका जो मॉलिक्यूलर ये मॉलिक्यूल है एन पेंटेन है, इसने अपना एक हाइड्रोजन जो है वो लूज़ कर दिया है, तो इस फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ये इसको M-1 पीक कहते हैं। ये हमारी जो है ना नॉर्मल पीक है। ये अभी हम सिर्फ आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हमने जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करवाई है, तो उसके रिज़ल्ट में पहला काम यही हुआ है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की वजह से हमारे मॉलिक्यूल में से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करके चला गया है, और उसके रिज़ल्ट में हमारा मॉलिक्यूल चेंज हो गया इनटू द मॉलिक्यूलर आइन। और उस मॉलिक्यूलर आइन की हम पहली बात कर रहे हैं कि उसकी जो पीक आएगी उसे हम मॉलिक्यूलर आइन पीक कहेंगे। M+1 से उसे जो है वो शो करते हैं, और वो 72 आई है इन केस ऑफ एन पेंटेन। अब अगर आप फर्दर इसकी बात करें ना, जैसे हमने पहले भी बात की कि हम जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बीम, उसकी एनर्जी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, लेकिन आप इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, बल्कि साथ साथ ये भी होगा कि मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट बॉन्ड है वो भी साथ में ब्रेक होंगे, क्योंकि आप उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा कि हमारा एक तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा फ़ौरन से, जैसे ही हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करवाएंगे उसका एक इलेक्ट्रॉन कोई रिमूव हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा इनटू द मॉलिक्यूलर आयन, और उसकी पीक आ जाएगी 72 पे। अभी क्योंकि उसके पास मजीद एनर्जी भी हमने उसे प्रोवाइड की है, तो अब ये होगा कि वो मॉलिक्यूलर आयन भी डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन जो है वो शो करेगा, डिफरेंट जो है ना वे से वो अपने बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। और यही चीज़ हमने देखनी है कि कहाँ कहाँ से इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेकिंग शो करते हैं, कहाँ कहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे। तो आप अपने इसी मॉलिक्यूल जो है उस पर फोकस करें। हमारे पास एन पेंटेन है, 72 वाला मॉलिक्यूलर आयन बना हुआ है। अब यहाँ पे ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 जो है इनके दरमियान का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। मतलब ये है कि हमारा जो हमने सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाया था ना, उनमें से उसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था ना, वो यही जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान का बॉन्ड था ना, उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करके चला गया था। तो मज़ीद पीछे एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बच गया और एक मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो ये जो हमारा कैटायनिक रेडिकल बना है ना, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान ही बना हुआ है। अब पहली पॉसिबिलिटी यही है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान का ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए, और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि आपका जो कार्बन 1 है उसके ऊपर रेडिकल चला जाए, मतलब जो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, वो कार्बन 1 ही ले ले, और पीछे जो कार्बन 2 है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए।
तो ये हमारा एक पूरा कैटाइन बन जाए, जिसे हम ब्यूटाइल कैटाइन कहेंगे, ये बन जाए और मिथाइल रेडिकल की फॉर्म में जो है रिलीज़ हो जाए। ये आपके दो फ्रेगमेंट बने हैं। लेकिन हमने स्टार्ट में ही बात की कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ कैटाइन को डिटेक्ट करता है, तो मिथाइल रेडिकल की वजह से कोई पीक नहीं आएगी, कैटाइन की वजह से जो आपका ब्यूटाइल कैटाइन है इसकी वजह से पीक आएगी। और अगर आप इसका मैस कैलकुलेट करें तो इसमें 4 कार्बन है और इसके अलावा इसके अंदर जो है हमारे पास 9 हाइड्रोजन जो है ये भी प्रेजेंट है। तो इसकी मैस कैलकुलेट करें तो 57 निकलता है। तो मैस टू चार्ज रेशो भी वही सेम 57 आएगी। तो इसकी एक पीक हमें अपीयर होती है 57 के ऊपर। तो अगर आप देखें तो हमें सबसे ये मॉलिक्यूलर आयन के पीक के बाद जो हमें पहला फ्रेगमेंटेशन पीक अपीयर हुई है वो 57 पे ही है। तो 57 पे ही इसी ब्यूटाइल कैटाइन की वजह से जो है वो पीक शो हो रही है। तो ये एक पहला चांस है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो। अब साथ साथ इक्वल चांसेस ये भी हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि कार्बन 1 के ऊपर कैटाइन चला जाए, मतलब मिथाइल आपका जो है वो कैटाइन बन जाए, CH3 जो आपने रिलीज़ करवाया वो आपका कैटाइन बने, उसके पास पॉजिटिव चार्ज जाए, और जो आपका ब्यूटाइल बनेगा ना CH3 CH2 और CH2 और साथ में मज़ीद CH2 है, ये रेडिकल अब बने। तो अब ये होगा कि ब्यूटाइल क्योंकि रेडिकल बना है इसकी वजह से कोई पीक अपीयर नहीं होगी, लेकिन मिथाइल हमारा कैटाइन बना है तो इसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करेगा और इसकी वजह से पीक अपीयर होगी। मिथाइल का अगर आप मैस कैलकुलेट करें तो इसका मैस हमारे पास जो है वो 15 आता है, तो इसकी मैस टू चार्ज रेशो भी 15 होगी। इसकी भी हमें एक स्मॉल रेशो की पीक जो है वो अपीयर हो रही है 15 मैस टू चार्ज रेशो पे। तो ये फ्रेगमेंटेशन इस तरह से भी हो सकती है। ये पहला तरीका है कि आप कार्बन 1 और कार्बन 2 की फ्रेगमेंटेशन जो है ये करें। ये हमने गेस किया है कि इस तरह हो सकती है और एक्चुअल में हुआ भी ऐसे, क्योंकि हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ये पीक्स अपीयर हो रही हैं, तो इसका मतलब है हम सही जो है वो गेस कर रहे हैं। तो अब ये पहले हमने ये चीज़ देख ली कि ये पॉसिबिलिटी थी कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है आयोनाइजेशन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो जो सबसे पहला बॉन्ड है ना कार्बन 1 और कार्बन 2 का, राइट साइड से मैं कंसिडर कर रही हूँ, जो सबसे पहला बॉन्ड है कार्बन 1 और कार्बन 2 का, जो सिग्मा बॉन्ड है उनमें से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के गया है, इलेक्ट्रॉन बीम के साथ वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के चला गया है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया। पहले शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आयोनाइजेशन हुई है। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन की बात की कि अब यहीं पर यही पॉसिबिलिटी है कि वो जो कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड है वो फ्रेगमेंटेशन उसकी हो जाए, उसके 2 फ्रेगमेंट बन जाए। और फ्रेगमेंटेशन में भी हमने 2 चांसेस जो है वो डिस्कस किए कि पहला ये चांस है कि आपका जो वो कार्बन 1 है जो मिथाइल है वो रेडिकल की फॉर्म में चला जाए, जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो उसी के ऊपर चला जाए, उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपका पूरे ब्यूटाइल के ऊपर जो है वो चला जाए। तो ब्यूटाइल आपका कैटाइन बनेगा और मिथाइल जो है वो रेडिकल बनेगा। मैस स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ ब्यूटाइल को डिटेक्ट करेगा क्योंकि वो कैटाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। रेडिकल को मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट नहीं करता। तो हमने पहली पॉसिबिलिटी ये देखी कि ब्यूटाइल की वजह से पीक आएगी और वो 57 पे आई है और यहाँ पे अपीयर भी हो रही थी। दूसरा चांस जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि अब कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड ब्रेक हो, लेकिन वो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो कि मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए और जो ब्यूटाइल है उसकी वजह से रेडिकल बने। तो फिर आपके मिथाइल को सिर्फ मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करेगा और मिथाइल की वजह से पीक अपीयर होगी और वो पीक अपीयर होगी 15 मैस टू चार्ज रेशो पे, और वो यहाँ पे हमें अपीयर हो रही थी। अब इससे एक और पॉसिबिलिटी भी है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि कार्बन 1 और 2 को छोड़ के हम 2 और 3 पे आ जाएं कि आयोनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है ना वो 2 और 3 के दरमियान का जो बॉन्ड है ना वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है। तो अब अगर हम फ्रेगमेंटेशन की भी बात करेंगे ना तो फ्रेगमेंटेशन भी यहीं से होगी। तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक इस तरह से हो कि आपका जो एक तरफ 2 कार्बन चली जाएंगी और एक तरफ अब 3 कार्बन जाएंगी। और पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो जहाँ 2 कार्बन जा रही मतलब जो इथाइल बन रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और जो 3 कार्बन जिस साइड पर जा रही हैं जिसे हम प्रोपाइल कहेंगे उसके ऊपर रेडिकल आ जाए। तो एक हमारा इथाइल का कैटाइन बनेगा और प्रोपाइल का जो है वो रेडिकल बनेगा। फिर वही बात कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर कैटाइन को डिटेक्ट करेगा तो सिर्फ इथाइल की वजह से पीक अपीयर होगी और इथाइल का मैस जो है वो 29 है। तो हमें 29 मैस टू चार्ज रेशो पे एक पीक अपीयर होनी चाहिए और जहाँ पे हमने देखा कि हमें 29 पे एक पीक अपीयर हो रही है। इसका मतलब है ये इथाइल रेडिकल की वजह, इथाइल कैटाइन की वजह से है, प्रोपाइल रेडिकल बना है उसकी वजह से कोई पीक अपीयर नहीं होगी। ये पहला चांस है इस 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से कि 2 और 3 के दरमियान इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो कि इथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाए और जो प्रोपाइल है उसके ऊपर रेडिकल जाए, वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो उसी के ऊपर जाए। तो रेडिकल को मैस स्पेक्ट्रोमीटर नहीं डिटेक्ट
डिटेक्ट करेगा, सिर्फ इथाइल को डिटेक्ट करेगा क्योंकि वो कैटाइन है, तो 29 पे हमें पीक अपीयर होगी। अब इक्वल चांसेस ये भी हैं कि 2 और 3 के दरमियान इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो कि इथाइल आपका रेडिकल बने और प्रोपाइल जो है वो कैटाइन बने, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इथाइल के ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो उसी के ऊपर चले जाए। तो प्रोपाइल को जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोपाइल का मैस अगर आप कैलकुलेट करें 43 है, तो हमें 43 मैस टू चार्ज रेशो पे भी एक अपीयर हो रही है। तो ये 4 मेन इसकी फ्रेगमेंटेशन हुई है कि हमें पहली जो हमने देखी कि हमारे पास ब्यूटाइल कैटाइन बना जिसकी वजह से हमें पीक 57 पे अपीयर हुई। फिर हमने देखा कि हमारे पास मिथाइल कैटाइन बना जिसकी वजह से हमें पीक 15 पे अपीयर हुई। फिर हमने देखा कि हमारे पास 2 और 3 के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इथाइल कैटाइन बना जिसकी वजह से 29 पे पीक अपीयर हुई। और फिर हमने देखा कि 2 और 3 के दरमियान इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ कि प्रोपाइल कैटाइन बना तो 43 पे पीक अपीयर हुई। ये सारे इसके फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न हैं। इन फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न को देख के आपको अगर ये लगे कि आपने बिल्कुल ठीक फ्रेगमेंटेशन की है तो ये आपके मालिक्यूल जो है उसको आप स्ट्रक्चर जो है उसको आप इजीली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही जो है वो मालिक्यूल लिया हुआ है और यही आपका सेम मालिक्यूल जो है वही ही प्रिपेयर्ड हुआ है। तो इस तरह हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करके अपने गिवन मालिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर या अपने गिवन मालिक्यूल जो है उसकी जो है ना डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि वो कौन सा मालिक्यूल है। तो ये हमारा जो है ना वो टॉपिक था।